और आपके राज्य के किसी भी पहरेदार ने मुझे रोका क्यों नहीं? लेकिन मैं इतना अवश्य जानता हूं कि आज मेरी मृत्यु होनी थी और होने जा रही है। राजा को ये बात थोड़ी अटपटी लगी। उसने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि आज तुम्हारी मृत्यु होनी थी? कहना क्या चाहते हो तुम? राजा के सवाल के जवाब में पंडित ने पिछले 6 महीनों की पूरी कहानी बता दी। और राजा कि महाराज, मेरा क्या, किसी भी सामान्य व्यक्ति का इतना साहस नहीं हो सकता है कि वह राजा की उपस्थिति में ही राजा के कक्ष में रानी के बगल में सो जाए। ये तो सरासर आत्महत्या ही होगी, और मैं दूसरे राज्य से इस राज्य में आत्महत्या करने के लिए क्यों आऊंगा? राजा को पंडित की बात थोड़ी उपयुक्त लगी, लेकिन राजा ने सोचा कि शायद वह पंडित मृत्यु से बचने के लिए ही महाकाल और अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी का बहाना बना रहा है। इसलिए उसने पंडित से कहा कि यदि तुम्हारी बात सत्य है और आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है, जैसा कि महाकाल ने तुमसे कहा है, तो तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं नहीं बनूंगा। लेकिन यदि तुम झूठ कह रहे हो तो निश्चित ही आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है। चूंकि पड़ोसी राज्य का राजा उसका मित्र था, इसलिए उसने तुरंत कुछ सिपाहियों के साथ दूसरे राज्य के राजा के पास पत्र भेजा और पंडित की बात की सत्यता का प्रमाण मांगा। शाम तक भेजे गए सैनिक फिर से वापस लौटे और उन्होंने आकर बताया कि महाराज, पंडित जो कह रहा है वह पूरी तरह से सत्य कह रहा है। दूसरे राज्य के राजा ने पंडित को अपने महल में ही रहने की संपूर्ण व्यवस्था दे रखी थी और पिछले 6 महीने से ये पंडित राजा का मेहमान था। कल रात राजा स्वयं इससे अंतिम बार इसके शयन कक्ष में मिला था और इसके बाद ये इस राज्य में कैसे पहुंच गया, इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। इसलिए उस राज्य के राजा के अनुसार पंडित को फांसी की सजा दिया जाना उचित नहीं है। लेकिन अब राजा के लिए एक नई समस्या आ गई, क्योंकि उसने बिना पूरी बात जाने ही पंडित को फांसी की सजा सुना दी थी। इसलिए अभी यदि पंडित को फांसी न दी जाए तो राजा के कथन का अपमान हो जाए, और यदि राजा द्वारा दी गई सजा का मान रखा जाए तो पंडित की बिना वजह ही मृत्यु हो जाए। राजा ने अपनी इस समस्या का जिक्र अपने अन्य मंत्रियों से किया और सभी मंत्रियों ने आपस में चर्चा करके यह सुझाव दिया कि महाराज, आप पंडित को कच्चे सूत के एक धागे से फांसी लगवा दें। इससे आपके वचन का मान भी रह जाएगा और सूत के धागे से लगी फांसी से पंडित की मृत्यु भी नहीं होगी, जिससे उसके प्राण भी बच जाएंगे। राजा को यह विचार उपयुक्त लगा और उसने ऐसा ही आदेश सुना दिया। पंडित के लिए सूत के धागे का फांसी का फंदा बनाया गया और नियमानुसार पंडित को फांसी पर चढ़ाया जाने लगा। सभी खुश थे कि न तो पंडित मरेगा न राजा का वचन झूठा पड़ेगा। पंडित को भी विश्वास था कि सूत के धागे से तो उसकी मृत्यु हो ही नहीं सकती, इसलिए वह भी खुशी खुशी फांसी पर चढ़ने को तैयार था, जैसा कि महाकाल ने उससे कहा था। लेकिन जैसे ही पंडित को फांसी दी गई, सूत का धागा तो टूट गया, लेकिन टूटने से पहले उसने अपना काम कर दिया था। पंडित के गले की नस कट चुकी थी उस सूत के धागे से और पंडित जमीन पर पड़ा तड़फ रहा था। हर धड़कन के साथ उसके गले से खून की फुहार निकल रही थी और देखते ही देखते कुछ क्षणों में पंडित का शरीर पूरी तरह से शांत हो गया। सभी लोग आश्चर्यचकित थे, हक्के बक्के थे कि पंडित को मरते हुए देख रहे थे। किसी को भी विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक कमजोर से सूत के धागे से किसी की मृत्यु हो सकती है, लेकिन घटना घट चुकी थी। नियति ने अपना काम कर दिया था। जो होना होता है वह होकर ही रहता है। हम चाहे जितनी भी सावधानियां बरतें, चाहे जितने भी उपाय कर लें, लेकिन हर घटना और उस घटना का सारा ताना बाना पहले से ही निश्चित होता है, जिसे हम रत्ती भर भी इधर उधर नहीं कर सकते। इसलिए ईश्वर ने हमें भविष्य जानने की क्षमता नहीं दी है, ताकि हम अपने जीवन को ज्यादा बेहतर तरीके से जी सकें। और यही बात उस पंडित पर भी लागू होती है। यदि पंडित ने महाकाल से अपनी मृत्यु के बारे में न पूछा होता तो अगले 6 महीने तक वह राजा के महल में कैद होकर हर रोज डर डर कर जीने की बजाय ज्यादा बेहतर जिंदगी जीता। प्रकृति ने जो भी कुछ बनाया है और उसे जैसा बनाया है, वह सब कुछ किसी न किसी कारण से वैसा ही है, और उसके वैसा होने पर सवाल उठाना गलत है।
क्योंकि हर व्यक्ति वस्तु या स्थिति का संबंध किसी न किसी घटना से है जिसे घटित होना है। उदाहरण के लिए पंडित की मृत्यु का संबंध उसके मित्र से था, क्योंकि यदि वह उसके मित्र से मिलने न जा रहा होता तो उसे रास्ते में महाकाल न मिलता और पंडित उससे अपनी मृत्यु से संबंधित सवाल न पूछता। जबकि यदि पंडित अपने मित्र से मिलने न जाता और पंडित का मित्र बचपन से ही गूंगा व अपाहिज न होता तो उसकी मृत्यु न होती, क्योंकि उस स्थिति में वह अपने मित्र को पीछे से आवाज देकर रोक सकता था। यानी बचपन से प्रकृति ने उसे जो अपंगता दी थी उसका संबंध उसकी मृत्यु से था। इसी तरह से पंडित को नींद में चलने की बीमारी है। इस बात का पता यदि स्वयं पंडित को पहले से होता तो वह इस बात का जिक्र राजा से जरूर करता। परिणाम स्वरूप वह राजा के महल से निकलता तो कोई न कोई पहरेदार उसे जरूर रोक लेता, अथवा राजा ने कुछ ऐसी व्यवस्था जरूर की होती ताकि पंडित नींद में उठकर कहीं न जा सके। यानी हर घटना के घटित होने के लिए प्रकृति पहले से ही सारे बीज बो देती है, जो अपने निश्चित समय पर अंकुरित होकर उस घटना के घटित होने में अपना योगदान देते हैं। इसलिए प्रकृति से लड़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें यह नहीं पता कि किस घटना के घटित होने के लिए कौन कौन से कारण होंगे और उन कारणों से संबंधित बीज कब, कहां और कैसे बोए गए हैं, और इसी को हम सरल शब्दों में भाग्य कह सकते हैं। दोस्तों, यह कहानी यदि आपको पसंद आई हो, आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। इस कहानी का पहला भाग यदि आप लोगों ने नहीं देखा है, इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें।